जय हिंद और जय श्री राम। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। आरंभ करते हैं वीडियो को दोस्तों। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। प्राची जी, ये नहीं समझ में आता कि योगी जी को इतने पुराने रजाकार याद आ गए, लेकिन जो अभी के सजाकार हैं भाजपा के लोग, वो याद नहीं आ रहे हैं। देखिए प्राची जी, मैंने दोनों महानुभावों की बात बहुत धैर्य से सुनी, किसी को इंटरप्ट नहीं किया। मुमताज जी की बुरी आदत है, वो बहुत इंटरप्ट भी करते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि अभी वो मेरी बात सुनेंगे। मतलब अभी कुछ बोले भी नहीं है, पहले ही इल्जाम लगा दिए। ये तो आदत है भाजपा की, ये बड़ी खराब आदत है, क्योंकि आपकी हरकतों से वाकिफ है ना। देखिए प्राची जी, बॉम्ब देखकर पता चल ही जाता है बॉम्ब फटेगा, तो क्यों लोगों की हरकतें ऐसी होती हैं। रजाकार शब्द से क्या समझ में आता है आपको? कौन है रजाकार? कौन थे रजाकार? रजाकार एक्टिविस्ट को कहते हैं मैडम, रजाकार सामाजिक कारकुन को कहते हैं। ये तो लफ्ज है, इसका कोई किसी से ताल्लुक नहीं है। रजाकार भगवा तो आतंक है, सन्यासी राजनीति में ना है, पर रजाकार जो है सामाजिक कारकुन है। वाह वाह वाह, ये एक्टिविस्ट है। जो महिलाओं का बलात्कार कर रहे थे वो रजाकार, आतंकी, अलगाववादी, वो तो एक्टिविस्ट नजर आ रहे हैं मुमताज जी को। देखिए, कोई बोल रहा है रजाकार, पर बोल उठे वोट बैंक के कलाकार, बोल उठे औरंगजेब अफजल के पैरोकार, बोल उठे अलगाववाद के जो सबसे बड़े अदाकार। इनको क्यों इतनी समस्या होने लगी? आज मैं ये बात नहीं कह रहा हूं। देखिए, जो मूल पॉइंट योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि वोट बैंक की नीति में डूबते डूबते आज खड़गे जी के परिवार के साथ जिसने सबसे बड़ा अन्याय किया उस पर नहीं बोल पाते, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं। ये लेफ्ट के नेता पिनरई विजयन कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आज जमाते इस्लामी के साथ हो गई है, ये वोट बैंक में लीन हो गई है कांग्रेस पार्टी, कि जो इसको बटेंगे तो कटेंगे सांप्रदायिक लगता है। जब 10% मुस्लिम आरक्षण वाला फतवा जारी होता है, उसकी खिलाफत नहीं करती, सुप्रिया सुले स्वागत करती है। जब झारखंड में जमीयत उलेमा हिंद बोलता है ईमान के आधार पर वोट दो, तो संविधान वाले लोग जो है उसका नकारने का काम नहीं करते। आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसको तहसीन पूनावाला ने ना जाने कितनी बातें बोली है, ये शरिया को संविधान पे रखते हैं, ये 3 तलाक के खिलाफ है, आज उनका फतवा आता है तो एमवीए के समाजवादी पार्टी के लोग उसको सहज स्वीकारते हैं, कोई रिजेक्ट नहीं करता। पर इनके लिए बीटीके मतलब बटेंगे कटेंगे, ये तो बड़ा कॉमनल है। एक बार तहसीन जी से बोलिए कि गेरुआ के विषय में जो बोला खड़गे जी ने, ये कोई और रंग के बारे में क्यों नहीं बोला? मतलब सन्यासी राजनीति में ना है, कोई मौलवी और मौलाना के बारे में क्यों नहीं बोला? मठाधीश बांटेंगे काटेंगे ये पोस्टर आ जाता है, मठाधीश माफिया होता है, मौलवी के बारे में कोई नहीं बोला। और हिंदू धर्म धोखा, देवता भगवान नहीं, हिंदू टेरर, हिंदू आईसिस, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा नाच गाना, ये बयान जो है ये तो हिंदू मुस्लिम बढ़ाने वाले बयान, एकता को बढ़ाने वाले बयान। शहजाद पूनावाला, इतनी भी वफादारी मत बताओ, ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। किशोर जी की समस्या यह है कि किशोर जी आज वफादारी का पाठ पढ़ा रहे हैं, परंतु बाला साहब ठाकरे जी के विचार क्या थे कि हमने विवादित ढांचे को लात मारकर मंदिर को बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। आज मस्जिद बनाने वाले लोगों के साथ वो बैठे हैं, जो सीए का विरोध करते हैं उनके साथ बैठे हैं, जो 370 को कब्र में गाड़ने का विरोध करते हैं उनके साथ बैठे हैं। बाला साहब ठाकरे जी ने कास्ट सेंसस का विरोध किया था वैसे किशोर जी, पर आप तो राहुल गांधी जो सावरकर जी को गाली देते हैं उनको महापुरुष कह रहे हैं। और किशोर तिवारी जी, आपने तो औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर हो, उस्मानाबाद का नाम धाराशिव हो, ये बात हमेशा से अपनाई होगी, मुझे तो नहीं पता क्योंकि आप तो पहले कांग्रेस में थे। अंजना जी, औरंगाबाद का संभाजी नगर जब नामकरण किया गया, कांग्रेस और एनसीपी ने ऑन रिकॉर्ड इसका विरोध किया है। उस्मानाबाद का नाम धाराशिव किया गया, इन्होंने ऑन रिकॉर्ड इसका विरोध किया है। अहिल्या नगर का विरोध किया है। तो किशोर तिवारी जी, आपको शायद नहीं पता होगा क्योंकि आप कांग्रेस से उद्धव सेना में गए। आज तो उद्धव सेना कहना भी एक प्रकार से बेईमानी में अंजना जी, इसको तो कहना चाहिए यूबीटी का मतलब है उद्धव भाईजान की तंजीम। पूनावाला जी पेपर दिखा रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जी कास्ट सेंसस के खिलाफ थे। बाला साहब ठाकरे, मैं बाला साहब ठाकरे जी के विचार उस वक्त के लिए वो ठीक थे, मैं बता रहा हूँ। अभी उद्धव जी ने कल ही बताया, एक बार हो जाने दीजिए, 75 साल हो गए, कौन ऊपर आया कौन नीचे आया, सब हो जाने दीजिए। एक अरे क्या बता रहे हो? अरे भाई, पीपल गो ऑन चेंजिंग देयर ओपिनियन। अरे क्या बता रहे हो? अरे भाई, पीपल गो ऑन चेंजिंग देयर ओपिनियन। हाँ, पहले लोग कांग्रेस को वोट देते थे, फिर मोदी को दिएगा, फिर कांग्रेस को दे रहे। बाला साहब ठाकरे के विचार बदल गए? अरे नहीं, एक सेकंड किशोर जी, बाला साहब ठाकरे के विचार बदल गए? देखो, उनके विचार बदल गए, यही तो मैं बोल रहा हूं, विचारधारा जिहाद है। अंजना जी, मैं महाराष्ट्र की जनता से हाथ जोड़कर माफी मांगूंगा, भाजपा का प्रवक्ता हूं, पर बाला साहब ठाकरे के विचारों को त्याग दिया किशोर जी ने और उद्धव जी ने, पर हम उनके विचारों को लेकर चलेंगे। उन्होंने बोला बाला साहब ठाकरे जी के विचार पुराने हो गए, इसलिए हम अब चटाई लगाकर हम लोग वोट बैंक के लिए सारी चीजें करेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि जब भी हमारा वीडियो ड्रॉप हो तो सबसे पहले आप लोग बात कर सकें। कमेंट में आपका विचार क्या है, आपका सोच क्या है, आपका विचारधारा क्या है, आपका आइडियोलॉजी क्या है, आप मेरे इस डिबेट वीडियो से एग्री करते हो नहीं, आपको अच्छा लगा ये वीडियो नहीं, या मैं जो अभी बोलने जा रहा हूँ वो आपको अच्छा लगा या नहीं, वो कमेंट में ज़रूर लिखिए। आपका राय बहुमूल्य है और उससे मेरे को अपना एक स्टैंडिंग भी पता चल जाता है। तो फिर इस वीडियो में शहजाद पूनावाला बात कर रहे हैं तहसीन पूनावाला से और किशोर तिवारी से। जैसे आप लोगों को पता है, ये वीडियो है, बात हो रहा है, वीडियो में बात हो रहा है महाराष्ट्र इलेक्शन के ऊपर। महाराष्ट्र इलेक्शन एक बहुत इम्पॉर्टेंट इलेक्शन बनते जा रहा है अभी धीरे धीरे। जैसे देश की एक करवट बदली थी 24 लोकसभा इलेक्शन के बाद, कि एक लग रहा था लोगों को कि बीजेपी की जो पावर है वो वेन हो गई है, उसकी जो शीन है, उसकी जो एक चमक थी, वो चमक में
एक धमक लग गई है, एक ग्रहण आ गया उधर। उस ग्रहण को कांग्रेस और इंडिया अलायंस ने लगाया था। जीत गए थे पर एक रिड्यूस्ड मैंडेट था, बीजेपी को अकेले एक बहुमत नहीं मिला। उसके बाद आप लोगों को पता है हरियाणा इलेक्शन हुआ। हरियाणा इलेक्शन में जो मीडिया बोल रही थी कि हरियाणा में कांग्रेस बम्पर तरीके से जीत के आएगी, बिल्कुल पावरफुल मैंडेट के साथ आएगी, वो मैंडेट इधर आप लोगों को कुछ भी नहीं दिखा। ये जो हरियाणा असेंबली इलेक्शन में वो मैंडेट था ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि कोई डिफरेंट अल्टरनेट यूनिवर्स में हमें और पैरेलल यूनिवर्स में हमें, और उधर इलेक्शन चल रहा है और अचानक से बिल्कुल अबाउट टर्न किया। ऐसे आप लोगों को पता है 9 बजे के बाद जब ये बैलेट पेपर का जो पोस्टल बैलेट का जो एक नंबर्स आने लगा, उसका के बाद जो नंबर्स क्लॉक किया है ना बीजेपी के लिए हरियाणा इलेक्शन में, वो बिल्कुल आश्चर्यचकित था। और उसके बाद जो हरियाणा इलेक्शन है, उस हरियाणा नहीं महाराष्ट्र इलेक्शन और झारखंड इलेक्शन है। झारखंड इलेक्शन को समझ लीजिए बीजेपी जीत जाएगी। कितना हो सकता है मेरे को पता नहीं, पर जीत जाएगी मेरे को लगता है। पर महाराष्ट्र इलेक्शन इज़ अ वेरी टफ इलेक्शन फॉर बीजेपी। ये टफ भी इसलिए हुआ है क्योंकि कांग्रेस हरियाणा में हार गई है। कांग्रेस का जो एक बलबूता था ना, उनका एरोगेंस था, वो एरोगेंस अभी भी इधर दिखाई दे रहा है। जो हरियाणा में दिखाई दे रहा था ना, वही एरोगेंस दिखाई दे रहा है इधर, क्योंकि वो लोग समझ रहे हैं कि इनको मिल जाएगा, इनके बिल्कुल रेडी पीट जीत जाएंगे। और कांग्रेस और दूसरी जो पार्टीज़ हैं, जैसे उद्धव ठाकरे की पार्टी है और शरद पवार जी की पार्टी है, इन तीनों पार्टी ने के अंदर इतना ज़्यादा अंतर कलेश है कि आप लोगों को लगेगा कि ये एक अलग सा इलेक्शन हो रहा है। स्टार्टिंग में जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था उसमें कितनी लड़ाई हुई थी। संजय राउत और नाना पटोले और बहुत सारे जो कांग्रेस के और शिवसेना उद्धव ठाकरे की जो लीडरशिप है, और उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा विनर कौन निकला आपको जैसे पता है, हमारे काका जी शरद काका। उन काका को एंड में 85 उसमें से बहुत सारे जो सीट्स हैं, बचे हुए सीट्स, वो कांग्रेस लड़ रही है। इसलिए कांग्रेस मेरे ख्याल से 106 है, 90 समथिंग 92 95 ऐसे कुछ है उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है, और बाकी जो सीट्स हैं वो शरद पवार लड़ रहे हैं। पर ये इलेक्शन अभी धीरे धीरे आगे निकल रहा है। तो फिर कोई जो एक इशू है वो इशू ज़्यादा पकड़ नहीं जा रहा था और बीजेपी मेरे ख्याल से जीतते जा रहा था। पर इधर जो एक अजीबोगरीब चीज़ हुआ है इस इलेक्शन में कि ये जो उलमा काउंसिल है, मुसलमान मुल्ला मौलवी हैं, ये जाके उधर बोल रहे हैं कि आप लोग मुसलमानों को बोल रहे हैं कि तुम जाके ये MBA को वोट करो, MBA को वोट करो, MBA को वोट करो, MBA को वोट करो, और MBA को वोट करने के बाद ये चीज़ें MBA करेगा हमारे लिए, ये चीज़ें करेगा, जैसे रामगिरी महाराज करेगा, और भी बहुत सारे जो इनको लगता है कि इनकी रिलीजियस फिगर्स को कुछ गलत कहा है, उसके कारण ये उसका ऊपर भी लॉक लेके आएंगे ये लोग। और भी बहुत सारे जो आरक्षण है, 10% आरक्षण है, वो भी लेके आएंगे। तो फिर बीजेपी को मिल गया अपना ब्रह्मास्त्र, जो तुष्टीकरण करने का एक ब्रह्मास्त्र है ना इन लोगों का। इन लोगों को लगा कि एक जगह अगर हम लोगों को रेडिकलाइज करते रहेंगे, बोलते रहेंगे तुम इसको वोट करो, इसको वोट करो, तो फिर दूसरा जो बंदा है हिंदू है, वो बस चाप अपने जाति पे ही वोट करेगा। उसको नहीं दिखाई देगा कि ये अपने रिलीजन पे वोट कर रहा है, तो फिर हम भी अपने रिलीजन पे वोट करेंगे। हमको भी लगेगा कि ये जो लोग हैं इनको रिलीजन में वोट करने में इतना अच्छा लगता है, तो फिर हम भी करेंगे, जाके एकजुट होंगे। इसलिए बीजेपी का जो अब फेमस सा नारा बन चुका है, बटोगे तो कटोगे। क्यों बटोगे, क्यों कटोगे, फिर बटोगे तो कटोगे, यही होगा। और उस नारे के कारण ये इलेक्शन बहुत रोमांचक हो रहा है। और मेरे को लगता है 55 to 60% बीजेपी जीत सकता है इस इलेक्शन को। अभी भी बहुत टक्कर की लड़ाई है, और टक्कर की लड़ाई में बीजेपी के पास एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र ये भी है कि उनके पास जो औरतें हैं ना, हिंदू औरतें, उनका वोट एक पुष्ट जाएगा मेरे को लग रहा है। क्योंकि ये जो लाडली बहना योजना है, उस योजना के कारण औरतें
बीजेपी को बहुत ज़्यादा वोट करेंगी। अभी देखते हैं ये होता है या नहीं, मेरा ये हाइपोथेसिस है। मेरे को तो ये भी लग रहा था कि 400 हो जाएगा, फिर मेरा वो गलती था उधर। तो फिर ये इलेक्शन में पता चलेगा हमको कि देश का आगे का रुख बढ़ने वाला है, क्योंकि इस इलेक्शन के बाद ही हमारा जो लोकसभा का सत्र है वो खुलेगा और उसमें हमारा जो ये वक्फ बोर्ड एक्ट है इसको हम पारित करेंगे, अमेंडमेंट एक्ट। अगर बीजेपी महाराष्ट्र जीत गया तो फिर बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा उनको लगेगा कि ये जो 24 का लोकसभा इलेक्शन है उसका जो भी खामियां हुआ था वो पूरा खामी ख़त्म हो जाएगा, वो पूरा अब ब्लैंक स्लेट हो जाएगा और बीजेपी के पास एक लगेगा कि हमारे पास अभी जीतने का और एक नैरेटिव का जो एक पकड़ है ना वो हमारे पास है। तो फिर बीजेपी, मैं तो ये सोचता हूँ बीजेपी को और शिवसेना जो हमारे एकनाथ शिंदे हैं उनकी जो पार्टी, दोनों पार्टी को ही एक पुष्ट मिलके एक बहुमत मिलना चाहिए। और मेरे को अजीत पवार से ज़्यादा कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेशंस नहीं है, क्योंकि इनके जो लीडर हैं वो अजीबोगरीब स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। तो फिर उधर क्या होगा पता नहीं, पर मैं ये बोलूँगा हिंदुओं को कि आप जाके बीजेपी के जो 150 से ऊपर सीट लड़ रहे हैं, 149 सीट्स में लड़ रहे हैं बीजेपी, उस सारे सीटों में जाके आप एक पुष्ट वोट दीजिए। एटलीस्ट बीजेपी को 110, 100, कम से कम 90 उतने सीट तो दीजिए और बीजेपी को सबसे बड़ा पार्टी बनाइए। उसके बाद हो सकता है तो हमारे जो शिंदे जी की जो सेना है उसको, उद्धव ठाकरे जी की जो सेना है उससे ज़्यादा सीट जिताइए और देश का भला कराइए, क्योंकि यही होगा, जब हमारे पास पावर होगा तभी जाके भला होगा। अभी जैसे आप लोगों ने देखा है, ये जो लोग हैं ये मुसलमानों का खुले आम ऐसे पैरवी कर रहे हैं ना, ये क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि इनको लग रहा है कि ये हिंदुओं को हमने बांट लिया है, अब ये बटे ही रहेंगे, बढ़ते ही रहेंगे। इनको हम हमेशा के लिए अलग कर चुके हैं। अब अभी एक पुष्ट वोट नहीं करेंगे बीजेपी के लिए, हम जातियों पे बांटते रहेंगे, हर हिंदी कुछ नहीं करेंगे। तो फिर ये गलती मत करिए और अपना वोट ठीक तरह करिए। तो फिर वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि जब भी हमारा वीडियो ड्रॉप हो तो सबसे पहले आप लोग देख सकें। हर हर महादेव, जय शिवाजी, जय भवानी, जय श्री राम,